नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पूरक पुस्तक संचयन भाग 2 से तीसरा और आखिरी पाठ टोपी शुक्ला का भाग 2, जिसे लिखा है राहिम मसूम रजा जी ने। इस भाग में आए कठिन शब्द और मुहावरों के अर्थ मैं यहाँ पर दे रही हूँ ताकि आपको पाठ समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लेखक ने इफ़न के बारे में बताया, उसके परिवार के बारे में बताया और परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य दादी के बारे में बताया, जिससे टोपी बहुत प्यार करता था। उसे लगता था कि वह उसकी माँ की पार्टी की है, क्योंकि वो पूर्वी बोली में बात करती थी और टोपी का बड़ा ख्याल रखती थी। तो दादी की जो भाषा थी, उर्दू के शब्द थे, वो भी टोपी को बहुत अच्छे लगते थे। तो देखें आगे क्या होता है। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियां ही थी, परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी। तो एक दिन कुछ गजब हुआ, कुछ अनोखा हुआ, विचित्र हुआ। हुआ यह कि टोपी शुक्ला, उसके पिताजी कौन थे? डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला, नीले तेल वाले। उनके यहाँ क्या था, धीरे धीरे 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। मतलब थोड़ा उनके घर में जो खाने पीने का ढंग था वो बदल गया था। वो टेबल कुर्सी पर खाने लगे थे और रहती तो थालियाँ ही थी, क्रॉकरी नहीं रहती थी। पर पहले जैसे चौके पर बैठकर खाते थे, अब उनके यहाँ थोड़ा थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आ गया था और अब वो लोग टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना खाते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि बैंगन का भरता बना था, तो टोपी को वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी जो उसकी माँ थी वो खाना परोस रही थी, तो टोपी ने कहा, माँ की जगह उसने कहा, अम्मी थोड़ा और बैंगन का भरता। अब ये जो अम्मी शब्द है, ये सुनकर जो खाना खा रहे थे टेबल पर सभी लोग, उन सभी के हाथ, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए। जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गईं। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी, परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज़ तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। तो अब चूंकि वो हिंदू परिवार से था, जहाँ पर किसी शुद्ध हिंदी बोली जाती थी, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा जब अम्मी शब्द उसके मुंह से निकला। तो जो जितने लोग थे, जो मेज पर जितने हाथ थे, वो सब रुक गए। जितनी आंखें थी, मतलब सब लोग टोपी की तरफ देखने लगे कि इसने अम्मी शब्द कैसे बोला, इस घर में ये शब्द कैसे बोला गया, हम तो हिंदू हैं, फिर उर्दू का यह शब्द। अब ऐसा लगा कि ये तो सारा परंपराएं जो है वो सब गड़बड़ है, मतलब ये कुछ गलत राह पे चल रहा है। तो जो सुभद्रा देवी थी, उन्होंने उससे पूछा कि ये शब्द तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी मतलब टोपी शुक्ला की दादी। लफ्ज़, टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज़ का होता है माँ। अब लफ्ज़, ये शब्द टोपी को समझ में नहीं आया, तो उसने अपनी आंखें इस तरह से घुमाते हुए पूछा कि माँ, ये लफ्ज़ शब्द क्या होता है? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? दादी गरजी। तो दादी ने गुस्से में पूछा कि तुम्हें किसने सिखाया है ये अम्मी शब्द? ई हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम ना जानते। ते कौनो मियाँ के लइका से दोस्ती कर लिए बाय करे। राम दुलार की आत्मा घनघना गई। तो जब दादी ने उससे पूछा कि तुमने किससे सीखा है, तो उसने इफ़न कहा। जब उन्होंने उसका पूरा नाम जानना चाहा तो वो बोलने लगा कि मुझे नहीं मालूम। तब जो उसकी माँ थी, उसको इस बात का दुख होने लगा कि उसने ज़रूर किसी मुस्लिम लड़के से दोस्ती कर ली है। बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गवारों की यह जवान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। तो सुभद्रा देवी थी जो हिंदी बोलती थी, उन्हें इस तरह से राम दुलारी का पूर्वी भाषा में बात करना अच्छा नहीं लगता था। तो वो उस पर ही गुस्सा होने लगी कि कितनी बार कहा है कि जो अनपढ़ लोगों की यह भाषा है वो तुम मेरे सामने मत बोला करो, पर फिर भी तुम इसी भाषा में बात करती हो। अब जो लड़ाई हो रही थी कि मुस्लिम लड़के से दोस्ती की, अब उसका जो दिशा थी वो बदल गई। अब लड़ाई होने लग गई, दादी गुस्सा होने लग गई टोपी की माँ पर कि वो इस भाषा में बात क्यों कर रही है। अब ये वो समय था जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था।
इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती कर ली है, तो उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया, मतलब अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया, और दूसरे दिन ही वो वहाँ पर जाकर कलेक्टर साहब से कपड़े और शक्कर के लिए परमिशन लेकर आ गए कि वो उसका बिजनेस कर सके। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति, मतलब बहुत बुरी दशा हुई, बहुत बुरा हाल हुआ, क्योंकि सुभद्रा देवी को तो गुस्सा आ गया कि टोपी इस तरह से अम्मी शब्द का उपयोग कर रहा है, और उसकी माँ भी अभी तक, मतलब जो राम दुलारी है, वो पूर्वी भाषा में बात करती है, तो वो गुस्से में उसी समय खाने की टेबल से उठ गई, मतलब उन्होंने खाना नहीं खाया ठीक से। अब जो राम दुलारी थी उसको आया टोपी पे गुस्सा, तो वो उसने उसे बहुत मारा। ते फिर जइबे ओकरा घरे, हाँ, अरे तोरा हाँ में लुकारा आगे माटी ले मिलाऊं। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। हम एक दिन एको रहीम कबाब जी की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। कबाब? राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था, और मुन्नी बाबू ने उसे 1 इकन्नी रिश्वत की दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तो अब जो राम दुलारी उसे बार बार मार मार के कहने लगी कि क्या तुम उसके घर जाओगे, और टोपी हर बार हाँ बोलता। अब उसकी हाँ पर वो बोलती कि अब मैं तुम्हें आग लगा दूंगी, माटी में मिला दूंगी, खबरदार जो तुम उसके यहाँ गए तो। इतना उसने मारा, इतना डांटा, पर टोपी ने ये नहीं कहा कि वो नहीं जाएगा। इधर जो उसका बड़ा भाई मुन्नी था और छोटा भाई भैरव था, वो उसकी पिटाई का तमाशा देख रहे थे। उन्हें मज़ा आ रहा था कि उसकी पिटाई हो रही है। उसमें से जो मुन्नी बाबू था, उसने एक और शिकायत कर दी कि एक दिन उसने उसे रहीम कबाबची, कबाब वाले की दुकान पर नॉनवेज खाते हुए देख लिया है। अब कबाब सुनते ही जो राम दुलारी थी, जो बहुत धार्मिक महिला थी, वो राम राम करते हुए घृणा के साथ टोपी से 2 कदम दूर हो गई, और भी जो है वो मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि सच्चाई यह थी कि एक दिन टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देखा था। मुन्नी बाबू ने उसे 1 इकन्नी भी दी थी, एक आना भी दिया था, यह कहते हुए कि मेरी शिकायत किसी से मत करना। और टोपी, जिसको कि कभी भी कंप्लेंट करना या किसी की चुगली करना आता ही नहीं था, उसने अभी तक मुन्नी बाबू के बारे में कोई भी बात परिवार में किसी को भी नहीं बताई। केवल वो अपनी सारी बातें अपने सबसे अच्छे दोस्त, पक्के दोस्त इफ़न से किया करता था। तू हम में कबाब खाते देखे रहे हो? अब जब मुन्नी बाबू ने ऐसी शिकायत की तो उससे प्रश्न करने लगा कि क्या तुमने मुझे कबाब खाते देखा? ना देखा रहा वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। नहीं देखा क्या मैंने उस दिन? अब तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? अब सुभद्रा देवी ने सवाल किया। तब टोपी कहने लगा, ये झुट्टा है दादी, यह झूठ बोल रहा है। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। तो टोपी उस दिन बहुत उदास रहा, क्योंकि उसकी पिटाई हुई थी, माँ उससे नाराज़ हो गई थी, और उसके बड़े भाई ने उसकी झूठी शिकायत की थी। अब वो इतना बड़ा तो नहीं था कि वो इन सब बातों को क्लियर कर पाता, और ना ही वो कभी इतना समझदार हो सका। उस दिन तो उसकी इतनी पिटाई हुई थी कि उसका सारा शरीर दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। तो अब चूंकि वो मुन्नी बाबू से उम्र में छोटा था, तो भले ही वो इच्छा करने लगा कि काश केवल एक दिन के लिए मैं उनसे बड़ा हो जाता, तो मैं उनको सब कुछ समझा देता, उनको सब उनका बदला ले लेता अच्छे से। लेकिन चूंकि वह उनसे बड़ा तो था नहीं, ना ही यह बात उसके कंट्रोल में थी, क्योंकि वो मुन्नी बाबू के बाद उसका जन्म हुआ था, तो वो छोटा ही था। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने सारी बातें बता दी। दोनों जुग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था।
तो दूसरे दिन जब टोपी स्कूल गया तो उसने इफ़न को ये सारी बात बताई कि किस तरह से उसके बड़े भाई ने उसकी शिकायत की और माँ ने उसकी पिटाई की केवल इसलिए कि तुम इफ़न के घर नहीं जाओगे। अब दोनों ने क्या किया, जो उनका ज्योग्राफी का या जो भूगोल की क्लास थी उसका जो पीरियड था वो छोड़ दिया और वहाँ से धीमे से चुपचाप निकल लिए बाहर। और वहाँ पर जो एक दुकान थी, पंचम की दुकान, वहाँ से इफ़न ने केले खरीदे, क्योंकि टोपी हिंदू धर्म का था तो वो इफ़न के हाथ का कुछ नहीं खाता था, केवल फल ही वह खाता था। ऐसा ना हो सकता का कि हम लोग दादी बदल लें, टोपी ने कहा। तोरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी तब बोली और तू ही लोगन का बोले थी। तो अब आज टोपी ने एक नया आइडिया दिया। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग अपनी दादी एक्सचेंज कर ले। तुम्हारी जो दादी है वो हमारे घर आ जाए और हमारी जो दादी है वो तुम्हारे घर चली जाए। वैसे भी मेरी जो दादी है वो तुम्हारी तो लोगों की तो भाषा बोलती है। तब इफ़न ने कहा, यह नहीं हो सकता। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कौन कहानी सुनाएगा। तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है। तो उसने कई कारण दिए कि एक तो मुझे कहानी कौन सुनाएगा और पापा को यह बात पसंद नहीं आएगी, फिर तुम्हारी दादी को कहाँ आती है ऐसी कहानियाँ। तो टोपी का मन दुखी हो गया। वो कहने लगा, तू हमें एक ठो दादियो न दे सकते हो। टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी, मतलब उसको दुख हुआ, इसका उसको एहसास भी हुआ और वो बोला, क्या तुम मुझे केवल एक अपनी दादी भी नहीं दे सकते। तब इफ़न ने थोड़ी समझदारी से उसे बताते हुए कहा कि जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है, तो मेरे पापा कैसे तैयार होंगे अपनी माँ को तुम्हें देने के लिए। यह बात टोपी को समझ में आ गई। तब फिर इफ़न उसको समझाने लगा कि तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी। तो टोपी बोला, हाँ। तो फिक्र ना करो, इफ़न ने कहा, मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरी है, टोपी ने कहा। मरेगी कैसे नहीं, क्या मेरी दादी झूठी है। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा दिलासा देने के लिए टोपी को उसने कहा कि अगर तुम्हारी दादी बूढ़ी होगी तो एक दिन वो भी मर जाएगी, तुम चिंता मत करो, क्योंकि दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। तो इफ जो टोपी था वो बोला, मेरी दादी नहीं मर सकती। तो इफ़न ने उसे समझाया गया, क्यों नहीं मरेगी, मेरी दादी झूठ थोड़ी ना बोलती, वो बोलती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। तो अभी उस वक्त उसका नौकर आ गया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था और वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। तो अब नौकर आकर इफ़न को ले गया, तो टोपी अकेला रह गया। वो वहाँ पर जो जिम्नेजियम था, उनका जो जिम खाना था, वहाँ चला गया जहाँ पर कि एक चपरासी बैठा हुआ था। वो भी एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज़ जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। तो शाम को वह इफ़न के घर उससे मिलने गया तो बहुत सारे लोग होने पर भी वहाँ पर शांति थी, क्योंकि सब शोक मना रहे थे, सभी दुखी थे। और जितने लोग थे उससे ज़्यादा लोग थे, पर फिर भी टोपी को ऐसा लग रहा था कि इफ़न का घर खाली हो गया है, क्योंकि वहाँ पर दादी नहीं थी। उसे उसकी दादी का नाम भी नहीं पता था, लेकिन उसकी दादी से उसको बात करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यारी लगती थी उसकी दादी। और जो दादी थी वो उसको कई बार पीछे पड़ती थी, बेटा ये खा लो, मेरे हाथ का वो खा लो। उसने कभी वो खाया नहीं था। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता, क्योंकि जो प्रेम करते कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी कही हुई हर बात मानी जाए। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए। तो दादी और टोपी के बीच में ये कैसा रिलेशनशिप है, ये किसी को भी समझ में नहीं आ सकता था, क्योंकि इफ़न के दादाजी को भी लगता कि ये क्या है तरीका, या टोपी को लगता कि ये क्या है। लेकिन दोनों में ही क्या थी, एक कमी थी। दोनों को ही घर में जैसा सम्मान मिलना चाहिए वैसा सम्मान नहीं मिल रहा था, और दोनों की ही पूर्वी भाषा थी जो उनको एक दूसरे से जोड़ रही थी। तो दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक दूसरे से को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे, दोनों को ही पूर्वी भाषा सुनने की इच्छा होती थी, लेकिन परिवार में कोई नहीं बोलता था। तो एक दूसरे की प्यास, जब वो पूर्वी भाषा में बोलते थे, बड़े प्यार से एक दूसरे को सम्मान देते थे, तो इस तरह से वो एक दूसरे की जो इच्छाएं उनको पूरा करते थे। अपने घरों में तो वो अजनबी की तरह रहते थे, इतने बड़े घर में भी दोनों अकेले थे,
लेकिन दोनों ने मिलकर एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था, एक दूसरे से बात करके बड़े प्यार से एक दूसरे को सम्मान देकर। तो जो दादी थी वो 72 ईयर्स की थी और जबकि जो टोपी था वो केवल 8 साल का था। तब टोपी ने इफ़न को सांत्वना देते हुए, उसके मन को दिलासा देते हुए कहा कि तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। अगर तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी की मृत्यु हो गई होती, डेथ हो गई होती तो ज़्यादा अच्छा होता। इस तरह से कह के इफ़न को उसने दिलासा दिया। इफ़न कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि वो दुखी था और क्योंकि उसको इस बात का जवाब भी आता नहीं था। दोनों चुपचाप रोने लगे क्योंकि दोनों ही दुखी थे, क्योंकि दादी की डेथ हो गई थी। अगले वीडियो में इस पाठ का अगला भाग लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।